जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्नड़ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा MP MLA विधायकों की पेंशन रुकवाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई है जिसमें कहा गया है कि विधायकों को या फिर नेताओं को, MP MLA को क्यों पेंशन दी जाती है। क्या MP MLA या फिर विधायक नेता देश का कोई कार्य करते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं? अब दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट आई है। पूर्व MLA को संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। सवाल है, विधायक रिटायर नहीं होते तो बिना सेवानिवृत्ति पेंशन क्यों दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तभी उसको पेंशन दी जाती है, क्योंकि उस कर्मचारी ने देश की सेवा करी है। चाहे हमारे जवान हो या फिर कोई सिविल का कर्मचारी हो। जो सिविल का कर्मचारी है वो किसी सरकारी दफ्तर में जाकर काम करता है, देश का ही तो वो एक काम कर रहा है, और जब वो रिटायर होता है तो उसके बाद उसे पेंशन दी जाती है। ऐसे जवानों के साथ है जो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं, वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है। लेकिन जो नेता हैं, विधायक हैं, वो रिटायर नहीं होते, सेवानिवृत्त नहीं होते, तो फिर उनको पेंशन क्यों दी जाती है? अब दोस्तों इसी पर एक आर्टिकल है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रेल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। सेवा अभिलेख में नाम का विस्तार आसान, अब इनिशियल नहीं पूरा नाम दर्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं डिफेंस पेंशनर्स की भी बात करूंगा, पूर्व सैनिकों के नाम के बारे में बात करूंगा कि रिकॉर्ड में उनका क्या नाम मेंशन होना चाहिए, सही नाम क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है, जो आपका पूरा रिकॉर्ड है, उसमें सही नाम क्या मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ रेल कर्मचारियों के नाम के बारे में बात करेंगे कि उनके सर्विस रिकॉर्ड में क्या नेम मेंशन होना चाहिए, ताकि आगे चलकर पेंशन में कोई दिक्कत ना हो, या फिर आपके मरने के बाद वाइफ को, स्पाउस को पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, केंद्र सरकार नहीं लौटाएगा NPS में जमा राशि, संसद में सरकार का स्पष्ट जवाब। जी हाँ दोस्तों, NPS और UPS के संदर्भ में संसद में कुछ सवाल पूछे गए सरकार से। अब दोस्तों सरकार ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है NPS के कर्मचारियों के लिए। क्या जानकारी दी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा DADR बढ़ोतरी के बारे में। जुलाई 2026 से कितना % आपका DADR होगा? अब जैसा आपको पता है, 1 महीने का आंकड़ा आना बाकी है AI-7 का, जो हमें मिलेगा 31 जुलाई को। और जैसे ही ये आंकड़ा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जुलाई से कितना % हमें DADR मिलेगा। अब दोस्तों इसी पर 2 रिपोर्ट आई हैं, जिसमें एक तरफ बताया जा रहा है कि जुलाई से आपका DADR होगा 64%, यानी कि अभी 60% चल रहा है, 4% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि 63% होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों रिपोर्ट में से सही रिपोर्ट कौन सी है। अगर जून का आंकड़ा आता है तो आपका DADR कितना % फाइनल होगा जुलाई से मिलने वाला, इसकी स्पष्ट जानकारी, सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लास्ट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही शर्मनाक कृत्य, मेजर जनरल कैशियर फ्रॉम सर्विस गेट 1 ईयर RI इन 11 करोड़ फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, 11 करोड़ का फ्रॉड किया एक अधिकारी ने, मेजर जनरल ने, जिस पर सजा सुनाई गई अधिकारी को। तो दोस्तों अगर आप गलती करेंगे तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी हो या फिर आप कितने छोटे जवान हो। जी हाँ दोस्तों, सजा तो भुगतनी पड़ती है, वो भी इसी जमाने में। कहते हैं ना कि अगर आप कोई गलती करोगे तो आप किसी दूसरे जमाने में उसका फल नहीं भुगतोगे, इसी जमाने में आपके साथ फैसला किया जाएगा। अब दोस्तों ऐसी एक अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। क्या है पूरा मामला, इस पर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। देखने में आया कई पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 30%। और कितनों ने किया है?
69%। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, 8 CPC की जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके, आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ सके। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सवाल है, विधायक रिटायर नहीं होते, बिना सेवानिवृत्ति पेंशन क्यों दी जाती है? पूर्व MLA को संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है कि विधायकों को, नेताओं को भर भर कर पेंशन क्यों दी जाती है। हर एक 2 से 3 साल बाद, 5 साल बाद उनकी पेंशन क्यों बढ़ाई जाती है? क्या MP, MLA, नेता देश का कोई काम करते हैं? पेंशन की सुविधा क्यों? अब दोस्तों यहां पे देखिए, राजस्थान में विधायकों की पेंशन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। याचिका में यह तर्क दिया है कि जब विधायक नियमित सरकारी कर्मचारी की तरह सेवा नहीं देते और उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, तो फिर उन्हें सेवानिवृत्ति पेंशन क्यों दी जाती है? जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद की पेंशन क्यों दी जाती है? बल्कि पेंशन का जो हक है वो कर्मचारियों को मिलता है रिटायरमेंट के बाद, और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं। अब दोस्तों ऐसी नेताओं के लिए तो कुछ भी नहीं है ऐसा कोई प्रावधान, ये साफ यहाँ पे कह दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नेताओं, MP, MLA पे कोई लागू नहीं होता। तो फिर उनको पेंशन क्यों दी जाती है? क्या है पूरा मामला? विधायक पेंशन पर सवाल, सेवानिवृत्ति के बिना लाभ, हाई कोर्ट में सुनवाई, नीति पर बहस तेज। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों क्यों पेंशन दी जा रही है नेताओं, विधायकों को? अब इस पे एक सुनवाई चली थी राजस्थान हाई कोर्ट में। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बाद पेंशन मिलती है, जबकि विधायकों को एक बार चुनने पर भी जीवन भर पेंशन का लाभ मिल जाता है। जैसा आपको बताया, जितनी बार आप विधायक बनेंगे उतनी बार आपको पेंशन मिलेगी, अगर आप नेता हैं या फिर विधायक हैं। लेकिन कर्मचारियों के साथ ऐसा है नहीं। जो उन्होंने सेवा काल अपना दिया किसी ऑफिस में, तो उनको उसके हिसाब से पेंशन दी जाती है। लेकिन नेता तो जितनी बार विधायक रहेंगे उतनी बार उनको पेंशन मिलेगी। इससे सरकारी खजाने पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जी हां दोस्तों, अब जो सरकार का पैसा है वो नेताओं की पेंशन में चला जाता है, जिससे कि जो एक नॉर्मल कर्मचारी है उसकी पेंशन की विसंगतियां ठीक नहीं हो पाती। कितनी बार हम डिमांड देते हैं कि हमारी पेंशन में विसंगति है, हमारी पेंशन की विसंगतियों को दूर करो, लेकिन क्या करे, सरकार के पास पैसा बचेगा तब कुछ करेगी ना सरकार, क्योंकि सारा पैसा तो नेता विधायक खा रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं भर भर कर। तो यही सवाल यहाँ पे उठाया गया। फिर क्या लिखा है, विधायक पेंशन व्यवस्था पर उठे सवाल, क्यों पेंशन दी जा रही है उनको? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति और पारदर्शिता की आवश्यकता है, ताकि आम कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संतुलन बनाया जा सके। जी हां दोस्तों, एक तरफ विधायकों की ज्यादा पेंशन है, दूसरी तरफ कर्मचारियों की पेंशन आप देख लीजिए रिटायरमेंट होने के बाद, यानी कितना डिफरेंस है। और दोनों का काम देखिए आप, एक किसी ऑफिस में जाके दिन रात काम कर रहा है और दूसरी तरफ नेता क्या कर रहा है, विधायक क्या कर रहा है? आप जरा कमेंट में जरूर आप बताएगा। अब क्या हो सकता है असर? पेंशन नियमों में बदलाव किया जाए, अन्य राज्यों पर इसका प्रभाव है, नई नीति बन सकती है, राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है। फिर क्या लिखा है, मामला अब राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जी हां दोस्तों, इस मामले पर सुनवाई हो रही है राजस्थान हाई कोर्ट में, जहां इस व्यवस्था की वैधता पर सुनवाई हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर अन्य राज्यों की नीतियों पर भी पड़ता है। अब दोस्तों यहां पर यह सुनवाई हो रही है राजस्थान हाई कोर्ट में। अब जैसे कुछ फैसला आएगा तो हो सकता है कि नेताओं की, विधायकों की पेंशन बंद हो सके आगे चलकर। बाकी आप क्या क्या कहना है कमेंट में आप जरूर बताएगा। क्या नेताओं की, विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए या फिर उन्हें मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर आप बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्ड में आपका सही नाम क्या होना चाहिए। जो रिकॉर्ड है आपका, जो PCDO हो गया, स्पर्श हो गया, जो आपकी प्रोफाइल हो गई, उसमें क्या नेम मेंशन होना चाहिए? क्या वो आधार से या फिर पैन कार्ड से मैच करना चाहिए? अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे दोस्तों आपका नाम है, मान लेते हैं B संखला। अगर आपका नाम है B संखला, तो सर्विस बुक में होना चाहिए वो
भारत श्रृंखला, यानी इनिशियल पूरा होना चाहिए। जो आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, वो भी पूरा होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो भी आपका नाम है जैसे भारत श्रृंखला, तो ये मैच करना चाहिए आपके पैन कार्ड से और आपके आधार कार्ड से। और जो आपका बैंक में आपका अकाउंट है, वहां पर जो आपका नेम है वो भी मैच करना चाहिए। यानी कि 3 से 4 चीजों में आपका नेम मेंशन करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपका आधार, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की कॉपी, इसमें आपका नेम बिल्कुल मैच करना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक जानकारी दी है यहां पे रेलवे के कर्मचारियों के लिए। सेवा अभिलेख में नाम का विस्तार आसान, अब इनिशियल नहीं पूरा नाम दर्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप इनिशियल नहीं लिखते, छोटे फॉर्म में अपना नाम लिख के छोड़ देते हैं। जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम है रक्षित खन्ना, तो कई बार क्या कर देते हैं हम, आर खन्ना लिख के छोड़ देंगे, बल्कि लिखा जाना चाहिए रक्षित खन्ना। अगर जैसे किसी का पूरा नाम है रमेश प्रसाद शर्मा, तो वो क्या लिखेंगे, आर पी शर्मा लिख देंगे, बल्कि पूरा लिखना चाहिए रमेश प्रसाद शर्मा, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप आर पी शर्मा लिखेंगे तो इस नाम के बहुत से बंदे होते हैं जो ऐसा करते हैं, इसलिए संभावित हो कि आप पूरा नाम लिखे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा लिखिए। अब दोस्तों यही इसमें बताया है, पूरा नाम लिखेंगे आप। अब दोस्तों इसी पर एक रेलवे बोर्ड का आदेश है जो समझाया गया है। सेवानिवृत्ति लाभों, पीपीओ, बैंक भुगतान, पीएफ, पेंशन आदि में नाम की विसंगति के कारण होने वाली कठिनाई को समाप्त करने के लिए यह आदेश जारी करा गया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार बैंक, सीपीपीसी भी पेंशन नहीं देता क्योंकि उन्हें लगता है कि नाम में कुछ गलती है। आपका पूरा नाम है ही नहीं, क्या पता आप वही आदमी हो या नहीं हो, इस वजह से पेंशन देने में या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट देने में दिक्कत होती है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। और एक बात आप याद रखिए, जो आपकी प्रोफाइल में, सर्विस रिकॉर्ड में जो नाम होगा, वही नाम आपके आधार में, पैन कार्ड में, बैंक की पासबुक की कॉपी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, आपकी प्रोफाइल में कुछ और है, रिकॉर्ड में कुछ और नाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चलकर आपके मरने के बाद वाइफ स्पाउस को पेंशन लेने में भी दिक्कत होगी। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। भले ही आप अभी पेंशन ले रहे हैं, आगे चलकर अगर वाइफ को, स्पाउस को कोई दिक्कत ना हो, तो आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए रिकॉर्ड्स में, वाइफ का नाम, स्पाउस का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आगे बच्चों को फैमिली पेंशन मिलनी है तो बच्चों के नाम भी बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी से आपका नेम मैच करना चाहिए आपकी प्रोफाइल का। ये मेरा कहने का मतलब है। तो दोस्तों यही सब जानकारी यहां पर दी गई है कि नाम में कभी गड़बड़ी ना हो, नहीं तो पेंशन लेने में दिक्कत हो सकती है। बल्कि पेंशन क्या, जो रिटायरमेंट आपके बेनिफिट हो गए, उसको लेने में भी दिक्कत हो सकती है। खुदा ना खास्ता आगे चलकर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और अगर कुछ पैसा बैंक में पड़ा है, तो वो पैसा कैसे मिलेगा? वो उसे ही मिलेगा अगर नॉमिनी का नाम बिल्कुल सही है, तब मिलेगा वो। तो इसलिए नाम की गलती बिल्कुल भी मत करिए, चाहे आप रेलवे के कर्मचारी हो, रेलवे के पेंशनर्स हो, या फिर आप डिफेंस पेंशनर्स हो, या फिर आप पूर्व सैनिक हो, कोई से भी पेंशनर्स कर्मचारी हो, नेम बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका मैच करना चाहिए दस्तावेजों से, तभी सफलतापूर्वक आपको पेंशन, फैमिली पेंशन दी जा सकती है। तो दोस्तों एक ये जानकारी थी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी है, केंद्र नहीं लौटाएगा एनपीएस की जमा राशि, संसद में सरकार का स्पष्ट जवाब। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कई कर्मचारी बोल रहे थे कि जो हमारी सैलरी में से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन काटा जा रहा है, 10% काटा जा रहा है बेसिक पे प्लस डीए को मिलाकर, तो क्या वो पैसा आगे चलकर सरकार हमें वापस कर देगी? और दोस्तों जो भी ये पैसा है, ये सब आपके कॉर्पस में इकट्ठा हो रहा है, कॉर्पस आपका बन रहा है पूरा, जिसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है, 14% सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है। और आगे चलकर जब टोटल कॉर्पस आपका जमा हो जाएगा, तो दोस्तों उसमें से 60% तो आपको दे दिया जाएगा जब आप रिटायर होंगे, और जो 40% बनेगा, 40% बचेगा, उसकी आपकी एन्युटी बना दी जाएगी अलग अलग स्कीम में, जहां से आप पेंशन लेना चाहते हैं। तो 60% का विड्रॉल आप कैरी करेंगे और 40% की आपकी पेंशन बनाई जाएगी, जो भी आप स्कीम चूज करेंगे। अब दोस्तों कर्मचारियों का कहना है कि जो 10% हमसे लिया जा रहा है, हमारी बेसिक पे और डीए पे कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है 10%, क्या वो हमें आगे चलकर वापस मिलेगा? अब सरकार ने दोस्तों संसद में बताया कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो 10% कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है,
वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो सरकार आपको वापस नहीं देगी, बल्कि एक वो कॉर्पस में जोड़ा जा रहा है आगे के लिए, आपके भविष्य के लिए, ताकि आपको कुछ फायदा मिल जाए। यही सब दोस्तों इसमें लिखा है। संसद में लिखित उत्तर के बाद एनपीएस नियमों पर बड़ी चर्चा। कर्मचारी संगठनों ने भविष्य की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था पर फिर से सवाल उठाए हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है 10% का, वो वापस मिलना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रही? कर्मचारियों की सैलरी में से ही वो पैसा क्यों लिया जा रहा है? बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा खर्चा सरकारी करती है, उसमें से आपको कुछ नहीं देना होता, लेकिन एनपीएस में ये सबसे बड़ा विड्रॉ है। तो दोस्तों यही सब इसमें चीजें बताई हैं। मांग करी गई है कि जो 10% कंट्रीब्यूशन काटा जा रहा है वो कर्मचारियों को वापस दिया जाए, लेकिन संसद में सरकार ने कह दिया कि जो ये कंट्रीब्यूशन है ये वापस नहीं होगा। ये जो लिया जा रहा है ये कॉर्पस को जोड़ने के लिए लिया जा रहा है, ताकि आगे चलकर आपको कुछ फायदा दिया जा सके। तो दोस्तों यही सब चीजें इसमें लिखी गई हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है अभी जून का आंकड़ा, एआई सेपेन का आंकड़ा नहीं आया है और ये हमें मिलेगा 31 जुलाई को। अब दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है जुलाई में डीए बढ़ोतरी, डीए 60% से बढ़कर 64% हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। और दूसरी तरफ दोस्तों एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है बड़ी खबर, जुलाई 2026 से 63% हो सकता है महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन दोनों में से जो सही रिपोर्ट है वो है ये वाली। ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। जो आपका जुलाई 2026 से डीएडीआर होगा वो होगा 63%, सिर्फ 3% की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों जो ये 4% की बढ़ोतरी की खबर है इस तरफ, जो 64% बता रहे हैं कि आपका 64% हो जाएगा, ये गलत खबर है। 64% आपको नहीं मिलेगा। अगर जून के आंकड़े में ज्यादा बढ़ोतरी भी हो जाती है तब भी दोस्तों आपका डीएडीआर 63% पर ही रुकेगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही थोक महंगाई बढ़ गई हो, भले ही कुछ और महंगाइयां बढ़ गई हो, लेकिन उसका असर आपके डीएडीआर पे इस बार नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले भी कई वीडियो में दी है कि जुलाई से मिलने वाला आपका डीएडीआर 64% नहीं 63% होगा, यानी कि सिर्फ 3% की बढ़ोतरी ही आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ 3% की बढ़ोतरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इन दोनों रिपोर्ट में से जो सही खबर है वो है ये वाली, 63% आपको मिलेगा जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर। 4% की आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी, 64% डीएडीआर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सही जानकारी थी जो मैंने आपको यहां पे दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन है, मेजर जनरल कैशियड फ्रॉम सर्विस गेट 1 ईयर आरआई इन 11 करोड़ फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, मेजर जनरल साहब ने एक फ्रॉड कर दिया 11 करोड़ रुपए का, जिसके बाद इनको कुछ सजा सुनाई गई है। बहुत ही शर्मनाक कृत्य। जम्मू मिलिट्री हॉस्पिटल में 11 करोड़ के मेडिकल खरीद घोटाले में एक मेजर जनरल को समरी जनरल कोर्ट मार्शल ने दोषी ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक तरीके का कोर्ट मार्शल हुआ है। इस तरीके का आप फ्रॉड नहीं कर सकते सेना में। अगर आप करते हो तो फिर आपको कारावास की सजा सुनाई जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी हो। अब दोस्तों ऐसी एक मेजर जनरल थे जिन्होंने ये गुनाह किया है। अब सजा क्या दी है? सेवा से बर्खास्त कर दिया, 1 वर्ष का कठोर कारावास सुना दिया, रिगोरस इम्प्राइजमेंट जिसे हम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरआई कई बार जवानों जेसीओ को भी झेलनी पड़ती है। अगर आरआई आपकी लग गई तो आपके जो बेनिफिट हैं वो सब जब्त हो जाएंगे, फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। अब उसमें क्या क्या चीजें जुड़ी हैं? एक तो आपका प्रमोशन जुड़ा है, एक तो आपकी एमएससीपी जुड़ी है, एसीपी जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, सर्विस के दौरान जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, अगर आपकी एक बार आरआई लग गई तो फिर आपके बेनिफिट रोक लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बेनिफिट लेने हैं तो दोस्तों आप पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो आपकी विजिलेंस रिपोर्ट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो दोस्तों ऐसे यहां पर मेजर जनरल साहब के साथ हुआ, सेवा से बर्खास्त होना पड़ा, 1 वर्ष का कठोर कारावास झेलना पड़ा। आरोपों में मेडिकल स्टोर की खरीद में अनियमितता,
फर्जी प्रमाणन और सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, इन ऑफिसर पर काफी आरोप लगे थे। तो दोस्तों इन अधिकारी पे इस तरीके के आरोप लगे हैं क्योंकि ये काम इन्होंने किया है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जीवन काल के दौरान चाहे आप सर्विस में हो या नहीं हो, कोई भी ऐसे काम आपको नहीं करने जिससे आगे आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो। जी हाँ दोस्तों, अब इन अधिकारी ने जो काम करना था कर दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। खुद तो ये परेशान होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो उनके बच्चे हैं, पोते हैं, नाती हैं, कोई भी है, वो तो परेशान होंगे। तो इस तरीके की कोई भी गलत चीज आपको नहीं करनी, चाहे आप सर्विस में हो या फिर आप रिटायर हो चुके हो। सर्विस में रहते हुए इन चीजों का सख्त ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जो आपके बेनिफिट्स हैं वो इन चीजों पर फिर प्रभाव डालते हैं, फिर आपके बेनिफिट रोक लिए जाते हैं और सजा तो आपको होगी अलग ही। तो दोस्तों चाहे आप मेजर जनरल हो, चाहे फिर आप छोटी रैंक में हो, कोई भी हो, आपको गलत काम नहीं करने। ये मैं आपको एडवाइस देता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके साथ शेयर करी है। कुछ और चीज पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।